हेलो स्टूडेंट्स। इन लेक्चर्स में अपन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और उनका डिटेल सॉल्यूशन अपन समझेंगे। आपको चाहिए कि आप ये स्क्रीन पोज करके क्वेश्चन नोट करो और फिर जो मैं आंसर लिखा रहा हूँ वो लिखते हैं, समझते हैं। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2019 का है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं कि हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर चेंज if the potential difference applied across the conductor is doubled keeping the length and temperature of the conductor constant। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो मोबिलिटी का फॉर्मूला अपन बुक्स में पढ़ते हैं ना, द फॉर्मूला विच वी रीड इन बुक्स, वो फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला। अब क्योंकि मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां रिलेशन आप नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जो चीजें हैं वो इस तरह से कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही है, वो वेरी कर सकती है। कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसलिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वी हैव स्टडीड, दैट इज ई टाउ बाई एम, वो फॉर्मूला अपन यहां पुट करेंगे। तो उस हिसाब से न्यू जो आएगा दैट विल बी ई टाउ बाई एम इंटू ई से ई कैंसिल हो गया। तो नाउ मोबिलिटी कम्स टू बी, जो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है ई टाउ बाई एम। अब देखिए, अब जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो तो कभी वेरी हो ही नहीं सकता, जो है वही है। मास कभी वेरी नहीं हो सकता। यहां वेरी एक चीज हो सकती है बस, टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। और इस क्वेश्चन में क्या बोला? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर को कांस्टेंट बता दिया गया। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट बताने का मतलब जो टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम है, दैट विल बी आल्सो कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होगा तो आई कैन से दैट मोबिलिटी विल बी कांस्टेंट। मोबिलिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है बेटा। इसका मतलब इफ आई एम गोइंग टू चेंज the potential difference which is automatically going to change the electric field, तो that will have no effect on mobility, उसका कोई फर्क नहीं आएगा मोबिलिटी पे। समझ रहे बेटा? so this is our first question 2019। now we will do question number 2 which is again of year 2019। दोबारा 2019 का क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए, आराम से देख लेते हैं। when potential difference is applied across the ends of the conductor, when potential differences applied across the ends of the conductor, how is the drift velocity of electron related to relaxation time? जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या? देखो, हर एक लाइन का मतलब है, क्या मतलब है समझते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। when potential difference is applied across the ends of the conductor means the potential difference across conductor, जो potential difference रहेगा कंडक्टर के अक्रॉस, that will be, थोड़ा सा मैं पहली बार यूज कर रहा हूं ये पेन, इसलिए थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, बट वी विल गेट विद द थिंग्स। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है मतलब अपना वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, ये कहने का मतलब है। देन हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिलेटेड टू रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो आप ध्यान से, तो वीडी जो होता है दैट इज ई टाउ बाई एम, दिस इज ई टाउ बाई एम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E is the charge of electron, m is the mass of the electron, that is not going to vary. Now we have to see the relation between Vd and tau। लेकिन यहां से अपन रिलेशन को नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बारे में अभी तक अपने पास कोई नॉलेज नहीं कि ये क्या होगा, कैसे होगा। तो आप लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट तो V by L होता है। तो व्हाट आई कैन राइट कि Vd कैन बी रिटन एज E वोल्टेज टाउ बाई एम एल, इस तरह से लिख सकता हूं।
और जैसे ही मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, द मोमेंट आई विल राइट इट लाइक दिस, ठीक है बेटा, एक चीज अपने को समझ में आ जाएगी क्या, व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, क्या समझ में आ जाएगी कि Vd जो है वो आ गया E टाउ ml और वोल्टेज, तो इसमें E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, और वोल्टेज आपको बोला गया है कि वो कांस्टेंट है, अप्लाइड है, तो देयरफॉर Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाउ। तो जो रिलेशन पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड टू रिलैक्सेशन टाइम, तो हाउ इट इज रिलेटेड, व्हाट आई कैन राइट, आप यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट on tau, that is relaxation time. So this is the answer of question number 2. अच्छे से एनालाइज करना, चीजों को अपने को समझना कि वाकई में क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, देन वी हैव टू डू इट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेट अस सी क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन। ओके, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर। ओके, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो लेट अस सॉल्व इट, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं ताकि अपने को अच्छा क्लियर नजर आए, करते हैं सॉल्व। लेट अस डू इट, कहां गया कर्सर, ये रहा, चलो देखो, तो वी विल सॉल्व इट। सॉल्यूशन, सी नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो कि हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई टाउ बाई एम। और थ्योरी लेक्चर में आपको बताया है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो होता क्या है कि जो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो टाउ होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, दैट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन, एक कॉलिजन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, तो वो एक कॉलिजन, ध्यान देना मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा, स्पीड बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जल्दी से पहुंच पाता है, समझ रहे, दैट इज द केस। सो हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाउ इट मींस दैट कि अपना जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली डिपेंड कर गया है टाउ पे, और वो अगर डायरेक्टली डिपेंड कर गया है, और टाउ जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, यहाँ पे अपन देख रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई फर्क पड़ने नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वही है, मास पे फर्क पड़ने वाला है नहीं। यू कैन राइट कि Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाउ, ये लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे समझ में आ गया, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को देखना है, और मैं यहां से रिलेशन लिख सकता हूं क्या, कि हाउ इज द ड्रिफ्ट velocity in a conductor affected with rise in temperature, therefore drift velocity is directly proportional to what, temperature, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, फॉर श्योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। तो बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट इज वेरी इजी। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। We have done 3 questions. Now we will move to question number 4. Question number 4 is a very nice question. See, question number 4 के लिए अपन थोड़ी चीजों को समझते हैं, थोड़ी सी बातों को समझते हैं। क्या समझते हैं, देखो, let us see. We will understand some things. देखिए, IV graph of metallic wire at two different temperature T1 T2 is as shown in figure. Which of the following two temperature is lower and why? Okay, चलो, तो सबसे पहले अपन इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, मैं समझाता हूँ। देखो, अपन VI ग्राफ पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट VI ग्राफ, और आपको पता है किसी कंडक्टर के लिए VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और ये जो स्लोप जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। दिस इज द स्टोरी, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR, और y इक्वल टू क्या होता है बेटा, mx। तो यहाँ पर x एक्सिस जो है वो करंट है, और y एक्सिस जो है वो वोल्टेज है, तो यहां से जो स्लोप निकल कर आता है वो आपका r निकल कर आता है, दैट इज द स्लोप।
लेकिन यहां पर ऊपर वाले केस में थोड़ी सी कहानी उल्टी है। क्या उल्टी? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि अपने पास एक बार ऊपर चला जाए, अपने पास क्या है? वी हैव आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो आईवी ग्राफ है, तो मतलब अभी वाई एक्सिस की जगह ये आ गया और एक्स एक्सिस की जगह ये आ गया। अब जो स्लोप है वो क्या होगा? वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट। अपने को पता है कि y इज इक्वल टू जो होता है वो mx होता है। तो अब अपने को ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पता, v इक्वल टू आई आर, बट ये इस पे सूट नहीं बैठ रही क्योंकि y की जगह i है। तो इसको मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू व्हाट? v अपॉन आर। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो y की जगह i आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है इक्वेशन में भी, ग्राफ में भी दिख रहा है। और x की जगह वोल्टेज आ रहा है, ओके दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है। और स्लोप की जगह आ रहा है 1 अपॉन, सीधी सी बात, ठीक है, ये आ रहा है। तो जब अपन अब इस ग्राफ को देखते हैं, व्हेन वी सी दिस ग्राफ, तो ये मान लो अपना स्लोप m1 और ये अपना स्लोप m2। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि स्लोप 1 का बड़ा है स्लोप 2 से, समझ रहा चीजों को। स्लोप 1 का बड़ा है स्लोप 2 से, तो स्लोप 1 का अगर बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब 1 अपॉन स्लोप किसके बराबर है? R1 बड़ा है 1 अपॉन R2 से। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है R2 वो बड़ा है किससे? R1 से। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि रेजिस्टेंस कौन सा बड़ा। अगर यही वीआई ग्राफ होता तो R1 बड़ा होता, R2 छोटा होता। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया गया है। तो अब आपको एक चीज पता है, रिलेशन देखना। देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ स्लोप इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। और यहाँ पर अब अपने को पता है कि टेम्परेचर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजिस्टेंस, वी ऑल नो रेजिस्टेंस के। और यहां पर रेजिस्टेंस R2 का ज्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर T2 का ज्यादा होगा किससे? टेम्परेचर T1 से। दिस विल बी द स्टोरी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस क्वेश्चन जब भी बोर्ड में ऐसा है तो एक गड़बड़ करने की बच्चों में ज्यादातर चांस रहती है, क्या कि वो इस ग्राफ को आईवी ग्राफ की जगह वीआई ग्राफ पढ़ लेते हैं और वहां मिस्टेक कर जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। आप स्क्रीन पोज करके स्क्रीन नोट कर सकते हैं। We will move to next question. The next question is question number 5. Now let us see. Again, this is a very good question. See, इसमें अपने पास we have a graph और ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है? ग्राफ showing the variation of current voltage for a gallium arsenic shown in figure. Identify the reason. गैलियम आर्सेनिक जो है वो एक सेमीकंडक्टर है, आप लास्ट के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। इनका ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं आता, नॉन लीनियर आता। दे आर नॉन ओमिक डिवाइस, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। तो ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, वी विल सी नेगेटिव रेजिस्टेंस। देखो ये अगर बात करूं तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली डायनेमिक रेजिस्टेंस वाला ग्राफ है ना, आगे सेमीकंडक्टर में आता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज व्हाट? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये अपने को पता है। अब अगर मैं देखूं इस ग्राफ के लिए, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? आप ध्यान से देखोगे तो यहां वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है ना। अब एक रीजन आपको D2E मिल रहा है, यहां ध्यान से देखो। यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं? करंट आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज। मतलब डेल्टा वी अगर आपका पॉजिटिव है तो डेल्टा आई जो है वो नेगेटिव है, समझ रहे हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है, जब आप डेल्टा वी आपका पॉजिटिव होता है तो डेल्टा आई भी पॉजिटिव होता है, तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव आता है। तो जो फर्स्ट का जो ऑप्शन है जहां पर बोल रहा है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन से रीजन में, तो दैट इज D2E। क्यों है? बिकॉज एज वोल्टेज इंक्रीजेस, जैसे जैसे मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूं धीरे धीरे मेरी राइटिंग सुधर जाएगी। एज वोल्टेज इंक्रीजेस करंट also increases, करंट भी इंक्रीज होता है। दिस इज द थिंग। नाउ लेट अस डू, अब अपन सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। ओम्स लॉ कहां पे ओबे हो रहा है? तो ध्यान से देखो कि ओम्स लॉ
कहां पर ओबे हो रहा है, वेयर द ओम्स लॉ इज ओबेड, कहां देख सकते हो आप। तो ये जो थोड़ा सा जो ग्राफ है ना, थोड़ा सा जो ग्राफ है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ बनाया हुआ है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ, जब ये ग्राफ आपके बोर्ड में आया था तो ये यहाँ से यहाँ बीसी के पोर्शन में थोड़ा सा सीधा है, समझ रहे, दिस इज समवट स्ट्रेट है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है ना, आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो वो रीजन जो है वो बीसी आता है। क्यों? बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये तभी होता है जब ये लीनियर होता है, मतलब ये कह सकता हूं कि इट हैज लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ तभी हो सकता है, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल डू सम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वी विल सी, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। इस वीडियो में 5 ही डालता हूं, अगले वीडियो के अंदर बाकी के क्वेश्चन डालूंगा।